11th। आज हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 ये कणों के निकाय एवं घूर्णी गति चैप्टर का नाम है। कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। इसकी इंग्लिश हो जाएगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर में जो घूर्णन गति होती है उसको पढ़ेंगे और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि निकाय क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो ये फर्स्ट बुक जो हमारी 11th में फिजिक्स की 2 बुक हैं, एक में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक और दूसरी बुक में 9 से लेकर 14 तक है। तो इनमें जो पहली बुक का चैप्टर नंबर 7 ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे निकाय, कि निकाय क्या होता है। थोड़ा सा इसका चैप्टर का ब्रीफ आइडिया दे दें कि इसमें आखिर हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब पंखा को स्विच ऑन करते हैं हम, तो पंखा अपनी जगह पे घूमने लगता है। तो पंखे की जो गति है वो वहीं अपनी अक्ष पर वहीं का वहीं घूम रहा है, तो वो घूर्णी गति में आएगा। तो पिछले चैप्टर्स में हमने गति के समीकरण पढ़े थे। वो गति के समीकरण v बराबर u प्लस at, उसे हम पंखे की गति के लिए अगर चाहे लगा दें तो लगा नहीं सकते, आंसर गलत आएगा, क्योंकि वो इक्वेशन थे रेखीय गति के लिए और पंखा वहीं का वहीं घूम रहा है, तो इसमें घूर्णी गति हो रही है। इसके फॉर्मूले अपने अलग होंगे। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और एक टॉपिक इसी चैप्टर में रहेगा सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, वो ही हम इसी में ही पढ़ेंगे। तो खैर पहला हेडिंग होगा हमारा निकाय, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। और इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को हम 3 वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो को चैप्टर नंबर 7 वॉल्यूम फर्स्ट डालेंगे। इसका जो थंबनेल रहेगा, इसके थंबनेल पर ये क्लियर रहेगा कि चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और इस तरीके से वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 उनमें हम अलग अलग वीडियो डालकर और 3 वीडियो में पूरे चैप्टर की थ्योरी को क्लियर कर देंगे। सिस्टम, मेरे पास ये कैप अलग है, इसको भी खोल दिया मैंने, ये पार्ट अलग है, 3 पार्ट अलग अलग हैं। अगर मैं इन तीनों पार्ट्स को जोड़ दूं तो ये निकाय बन गया। कितने पार्टिकल से, कितने कणों से बना है? 3। तो 2 या 2 से अधिक कणों के जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो संयोजन बनता है, उसको कहते हैं निकाय। जैसे साइकिल के पहिए में स्पोक होती है, रिम होता है, बीच में एक्सल होता है, और पूरे को मिला के क्या कहते हैं? पहिया। वो निकाय है। इंसान जो हम मानव जाति है, हम भी क्या है? निकाय है, क्योंकि हमारा शरीर 2 से अधिक कणों से बना है। गैस के
अणु होते हैं। कुछ गैस के अणु सिंगल परमाणु होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, और कुछ गैस के अणु में दो परमाणु या दो से अधिक होते हैं जैसे CO2। तो CO2 में 3 परमाणु हैं, C, और O2 में 2। तो CO2 में टोटल परमाणु हुए 3। तो CO2 को हम क्या कहेंगे? निकाय कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हुई? दो या दो से अधिक कणों के संयोग को निकाय कहते हैं। डेफिनेशन के बाद अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए तो वो चीज क्लियर हो जाती है कि आखिर है क्या। तो इसका एग्जाम्पल होगा पंखा, गेंद, पत्थर, इस तरह के एग्जाम्पल, मेज, कुर्सी, ये सब निकाय के उदाहरण हैं। तो निकाय के एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पंखा, मेज, गैसों में CO2, जल H2O आदि। अगर दो कणों का निकाय है तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे हम। एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2, बीच की डिस्टेंस r। अगर दो से अधिक कण है इस तरीके से, तो द्रव्यमान हो गया m1, m2 और m3। तो ये 3 कणों से बना हुआ निकाय है। खैर, निकाय के बाद हम इसमें पढ़ना चाहेंगे दृढ़ पिंड। इंग्लिश में कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड माने होता है कठोर। जिस वस्तु को दबाने पर वह दबे ना। दबेगी कब नहीं? जब उसके अणु अंदर को विस्थापित नहीं होंगे। वस्तु वो दबती है जिसके अणु विस्थापित हो जाते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। और जिसके अणु दबेंगे, अपनी जगह को छोड़ेंगे ही नहीं, तो वो हमसे दबेगी नहीं। जैसे ईंट, ईंट को अगर मैं दबाना चाहूं दबेगी नहीं, तो वो किस में आएगी? दृढ़ पिंड में आएगी। और जो वस्तु दबाने से दब जाएगी, जैसे फोम, सोख्ता, गद्दा, तो वो कोमल पिंड में आएगा, मुलायम, सॉफ्ट। एक होती है सॉफ्टी आइसक्रीम, सॉफ्ट है, मुलायम है, तो वो इसका विपरीत होता है। दृढ़ का विपरीत क्या होगा? विलोम होगा। दृढ़ का जो विलोम शब्द है वो मुलायम या कोमल होता है। फिलहाल दृढ़ पिंड किसे कहेंगे? जिस पिंड को दबाने पर उसके अणुओं के बीच विस्थापन ना हो, ना वो दब सके ना वो खिंच सके, तो इस तरह के पिंड को हम क्या कहेंगे? दृढ़ पिंड कहेंगे। जैसे में लोहा, पत्थर, ईंट, ये सब दृढ़ पिंड। सामान्यतः सभी ठोसों को दृढ़ पिंड मान लिया गया है। वे पिंड जिन पर बाह्य बल
लगाने पर उनके कणों या कहिए अणुओं के बीच विस्थापन ना हो, उन्हें दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे एक चौकोर कोई वस्तु है, इसे ऊपर से दबाया तो इसके कण अपनी जगह से नीचे नहीं खिसके, वहीं के वहीं रहे, तो से उसका आकार वही रहा, दबा नहीं तो ये कैसा हो गया, दृढ़ पिंड हो गया। जैसे ईंट, बाहर से हमने फोर्स लगाया, दबी नहीं, टूट तो सकती है। इसका एग्जाम्पल पत्थर, लोहा, कांच आदि। डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल इसलिए लिखे जाते हैं कि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि हाँ ये वस्तु ये है। तो ये सब क्या है, दृढ़ पिंड है, कठोर है, हार्ड है। एक यहाँ छोटी सी बात बताई जाती है, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी सॉलिड्स, सभी ठोस को दृढ़ पिंड मान लिया गया है। तो जितने ठोस होते हैं सामान्यतः उन सभी को क्या मानते हैं, हम दृढ़ पिंड मानते हैं। क्योंकि ठोसों में ये गुण होता है कि उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, अर्थात वो मूविंग कंडीशन में हो, गति अवस्था में हो, या उन्हें हम दबाएं तो उनका आयतन क्या रहेगा, आकार जो आयतन और दोनों ही निश्चित रहेंगे। इसलिए ठोस को दृढ़ पिंड मान लिया गया है, होता है। बहुत विषम परिस्थिति में बहुत हाई प्रेशर लगाया जाए तो उनके अणुओं के बीच विस्थापन हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ठोसों पर सामान्य बल लगाया जाए तो उनके आकार में कोई चेंज नहीं होता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं घूर्णी गति। रोटेशनल मोशन। ये क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले जो बुक्स में डेफिनेशन है, मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। ये कोई अनियमित आकार का कोई पिंड है, जैसे कोई लकड़ी का प्लाईवुड का टुकड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ, इस तरह का। इसमें बीच में एक छेद किया गया और उसमें एक रॉड डाली गई और उस पर ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, मतलब घूम सकता है, जैसे पंखा अपनी रॉड पे घूम सकता है। इसमें हमने 3 इसके पार्टिकल दिखाए हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों पार्टिकल्स के द्रव्यमान है m1, m2 और m3। जिस धुरी पर यह घूमेगा वो धुरी कहलाती है घूर्णन अक्ष, और वहां से यहां तक की दूरी, पहले कण की दूरी क्या कहलाएगी, r1,
दूसरे की दूरी कहलाएगी R2 और तीसरे वाले की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी R3। तो होगा क्या, जब ये बॉडी अपनी जगह पर घूमेगी इस तरह से, तो क्या होगा वो देखने की बात है। जब ये पिंड अपनी अक्ष पर घूमेगा तो उसके साथ साथ ये कण भी घूमेंगे। चूंकि ये कण इसी बॉडी पर है, प्लाई बोर्ड पर है, प्लाई बोर्ड घूमेगा तो उसके साथ साथ ये भी घूमेंगे। पंखे के किसी ब्लेड पर चौक से 3 निशान लगा दें और पंखा घूमने लगे तो वो चौक के निशान भी साथ साथ घूमेंगे। तेजी से जब घूमेगा तो हमको 3 सर्किल दिखाई देंगे पंखे में। धीरे धीरे घूमेगा तो चौक के निशान, तेज घूमेगा तो पूरा वृत्त दिखाई देगा। एक बार में बना हुआ सर्कल या वृत्त जो बनेगा वो दिखाई देगा। 3 चौक के निशान है तो 3 सर्किल दिखाई देंगे हमको घूमते हुए। वही यहां होगा। तो बात क्या निकली, पिंड की वह गति जिसमें उसके कण वृत्तीय गति करते हैं। किसी पिंड की वह गति जिसमें उसके सभी कण, और भी होंगे वो भी, उसके सभी कण वृत्तीय गति करते हैं, उसे घूर्णी गति कहते हैं। इसे घूर्णन गति भी नाम दिया गया है। तो जब कोई बॉडी घूर्णन गति करती है, जैसे डस्टर है यहाँ, इसमें पिनअप कर दिया जाए, छेद कर दिया जाए, और जब ये घूमेगा अपनी अक्ष पर, यहाँ घूमेगा तो इस पर जितने पार्टिकल होंगे वे सब सर्किल में घूमेंगे। तो कणों की गति किस प्रकार की होगी, वृत्तीय गति, लेकिन इसकी गति को हम बोलेंगे घूर्णन गति। और जितने वृत्त हैं सबका सेंटर एक ही है ये, तो इस तरह के वृत्त कहलाते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो परिभाषा क्या हुई, किसी पिंड की वह गति जिसमें उसके सभी कण संकेंद्रीय वृत्तीय गति करते हैं, संकेंद्रीय वृत्त पर गति करते हैं, उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। वह गति जिसमें पिंड के सभी कण संकेंद्रीय वृत्तीय गति करते हैं, वह गति जिसमें पिंड के सभी कण संकेंद्रीय वृत्तीय गति करते हैं, उसे का मतलब उस गति को घूर्णी गति कहते हैं। एग्जाम्पल कहां कहां ऐसा हो रहा है, तो नंबर 1 पंखे की गति, नंबर 2 साइकिल बाइक इनके पहिए की अपनी धुरी पे गति, पृथ्वी जब घूमती है सूर्य के चारों ओर तो अपनी धुरी पर
घूमते हुए तब घूमती है। तो पृथ्वी में दो गति होती हैं, एक तो वो अपनी अक्ष पर क्या करती है, घूमती चलती है, वो कहलाती है घूर्णी गति, जो 24 घंटे में पूरा करती है चक्कर, और एक वो चारों ओर घूम रही है सूर्य की, वो कहलाएगी परिक्रमण गति, परिक्रमा कर रही है। खैर, घूर्णी गति में कुछ खास बात है नोट करने की। खास बात यह है कि अगर पंखे में सामान्यतः 3 ब्लेड होते हैं, और 3 ब्लेड जब होंगे तो पूरा राउंड कितने डिग्री पे होगा, जो एक चक्कर बनेगा यहाँ वो कितने डिग्री पे होगा, 360 डिग्री। 360 को 3 ब्लेडों ने बराबर बराबर बांट दिया, तो 120, 120 और 120। अब पंखे को जब हम किसी भी ब्लेड को घुमा दें, हमने 30 डिग्री से घुमा दिया, तो ये वाला 30 डिग्री इधर आ गया होगा, ये 30 डिग्री इधर बढ़ गया होगा, क्योंकि ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो एक ब्लेड को अगर हम 30 डिग्री घुमाएं तो दूसरा वाला 30 डिग्री आगे खिसक जाएगा, ये 30 इधर आ जाएगा। तो सभी ब्लेडों का जो कोणीय विस्थापन है वो बराबर होगा। जब एंगल बराबर घूमेंगे तो इनके कोणीय वेग बराबर होंगे। तो ये नोट करने की बात है कि घूर्णी गति में इनके कोणीय वेग और इनके कोणीय त्वरण सभी कणों के बराबर होते हैं। घूर्णी गति में कणों के कोणीय वेग, जिसे हम ओमेगा लिखते हैं, तथा कोणीय त्वरण अल्फा समान होते हैं। कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या है, इसको अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझना चाहें तो जब हम पंखे को ऑन करते हैं, पंखे का स्विच ऑन करते हैं, तो पंखा बंद अवस्था से, विराम अवस्था से घूमना प्रारंभ करता है। तो पंखे के राउंड बढ़ते जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और कुछ टाइम के बाद फिर पंखा अपनी फुल स्पीड प्राप्त कर लेता है। तो जिस समय पंखे के राउंड बढ़ रहे होते हैं उस गति को कहते हैं कोणीय त्वरण। और जब कांस्टेंट राउंड आ गए, फिक्स चलने लगा, तो फिर कोणीय त्वरण 0 हो जाएगा। इसके विपरीत जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो पंखे के राउंड घट रहे होते हैं, उस समय उसमें कोणीय मंदन कहलाएगा, होगा यही, कोणीय त्वरण अल्फा ही होगा, लेकिन राउंड घटते घटते समय उसे हम कोणीय मंदन कहेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो डेफिनेशन क्या हुई, कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं।
दो त्वरण, एक त्वरण हमने लेसन नंबर 4 में पढ़ा, वो केवल हमने त्वरण पढ़ा था। त्वरण वो था जब कोई वस्तु सीधी ऋजु रेखीय पथ पर गति कर रही है इस तरीके से, तो उसमें जो स्पीड बढ़ेगी वो कहलाएगा त्वरण। उसे हम ए से लिखा करते थे। और कोई वस्तु वहीं की वहीं घूमकर राउंड तेज बढ़ा रही है, वो कहलाएगा कोणीय त्वरण, उसे हम अल्फा से लिखेंगे। तो घूमने वाली वस्तु में जो राउंड में वृद्धि है वो ये है कोणीय त्वरण। भागने वाली वस्तु में जो स्पीड में वृद्धि है वो ये है, ये कहलाएगा रेखीय त्वरण। एक क्लास में एक नाम के दो बच्चे हों तो उनको फर्स्ट सेकंड से पुकारते हैं, अमित फर्स्ट अमित सेकंड। ऐसे ही यहाँ दो त्वरण हो गए, एक दौड़ने वाली वस्तु में और एक घूमने वाली वस्तु में, तो दोनों के नाम डाल दिए गए। दौड़ने वाली रेखा में भाग रही है, रेखीय त्वरण, और घूमने वाली वहीं का वहीं कोण घूम रही है, कोणीय त्वरण। ये हमने पहले पढ़ रखा है, ए बराबर dv अपॉन dt। ये पढ़ेंगे अल्फा बराबर d ओमेगा अपॉन dt। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड, अपॉन में टाइम का मात्रक सेकंड, तो आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड नीचे आ जाएगा। जो हमारा सामान्य त्वरण होता है रेखीय त्वरण, उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खैर, कोणीय त्वरण का एग्जाम्पल डाल देंगे। पंखे के स्विच को ऑन करने पर पंखे की कोणीय चाल प्रारंभ में बढ़ती जाती है, जिसे कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण अल्फा तथा रेखीय त्वरण ए में संबंध इसमें संबंध निकल के आएगा V इक्वल टू A इक्वल टू R इंटू एल्फा। A इक्वल टू R इंटू एल्फा। ए रेखीय त्वरण है, एल्फा कोणीय त्वरण है, तो ये एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। माना कोई दृढ़ पिंड घूर्णन अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ये अक्ष क्या कहलाती है? घूर्णन अक्ष।
डेल्टा टी समय में इसके कोणीय वेग में वृद्धि डेल्टा ओमेगा हो जाती है और इसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। जैसे बाइक में हम एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, आगे बढ़ने के साथ साथ पहिए के राउंड भी बढ़ते हैं, तो पहिए के जो राउंड बढ़ रहे हैं वो ही कहलाता है कोणीय त्वरण। तो ये कोई पहिया घूम रहा है, इसमें कोणीय त्वरण क्या है, अल्फा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा का फॉर्मूला लिखना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। बट हम जानते हैं लेसन नंबर 4 से v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, रेखीय वेग आगे चलने का, कोणीय वेग घूमने का, आर इसकी रेडियस, इनमें संबंध होता है। इसकी हेल्प से ओमेगा की वैल्यू यहां रखेंगे तो यहां से ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर, ओमेगा निकालेंगे तो आर अपॉन में आ जाएगा, आ गया। तो डी अपॉन डी टी, ओमेगा की जगह लगाएंगे v अपॉन आर, घूमते समय पहिए की लंबाई नहीं घटे बढ़ेगी, वो तो वही रहेगी, पंखे के ब्लेड की लंबाई वही रहेगी। तो आर कांस्टेंट है, अपॉन में है, बाहर आ गया, अंदर बचा डीवी अपॉन डी टी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो अल्फा इंटू आर इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। लेसन 3 में पढ़ा है त्वरण ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। तो यहां आ जाएगा ए, आर तो मल्टीप्लाई में आ गया, डीवी अपॉन डी टी की जगह ए रख दिया। या हम ये भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसे वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें इन वेक्टर डिनोटेशन सदिश रूप में, तो वेक्टर वेक्टर और वेक्टर लग जाएगा। तो इस प्रकार ये रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को कहते हैं टॉर्क। बल आघूर्ण ये क्या है, कहीं पर हम बल लगाएं और बल लगाने पर वो वस्तु घूम जाए। इसके ऊपर एक अनसोल्ड पेपर रखा है बुक के ऊपर, मैंने इस मार्कर से इस पर फोर्स लगाया और ये ऊपर अनसोल्ड अपनी जगह पर घूर्णन करने लगा। तो जिस बल द्वारा वस्तु घूमने लगेगी, रोटेशन करने लगेगी, वहां पर वो बल की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण। तो दरवाजा जब हम हत्था पकड़ के खोलते हैं तो वहां पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसके विपरीत अगर मैं इसे धक्का दूं और ये सीधी रेखा में चल रहा है तो ये धक्का बल कहलाएगा, और यही धक्का इसे घुमा दे तो ये बल आघूर्ण कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशन क्या हुई, किसी
बल द्वारा पिंड को उसकी अक्ष के परितः, परितः माने अक्ष पर, जैसे दरवाजा कब्जों पे लगा तो वहीं उसी कब्जों पे ही घूमेगा, तो वो परितः कहलाता है। किसी बल द्वारा पिंड को उसकी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसमें दो नाम हैं इसके, टॉर्क नाम से भी जानते हैं। तो बात आई कि रिप्रेजेंट किससे किया जाए, तो टॉर्क का पहला अक्षर टी है और टी टाइम पीरियड को भी करते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज का टी की आवाज देने वाला अक्षर होता है टो। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। फिर प्रश्न उठता है इसका सूत्र क्या होना चाहिए। तो कोई बॉडी है वो इस अक्ष पर घूमने के लिए फ्री है, तो फोर्स हम लगा रहे हैं यहां, ये हमने फोर्स लगाया और फोर्स से घूर्णन अक्ष रोटेशनल एक्सिस तक की डिस्टेंस है r। तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा टो इक्वल टू F इंटू आर। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर और यहां वेक्टर, तो ये लिखा जाएगा। और ये फोर्स इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये लाइन कहलाती है घूर्णन अक्ष या रोटेशनल एक्सिस। फॉर्मूले के बाद एग्जाम्पल कि आखिर बल आघूर्ण कहां पर क्रिएट हो रहा है, कहां जनरेट हो रहा है। तो सबसे सीधा उदाहरण है हमारे घरों में, दरवाजा जब हम खोलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण। दरवाजे को खोलना, ये इसी का एग्जाम्पल है बल आघूर्ण का। कब्जे दूर क्यों लगाए जाते हैं, कब्जे से जो हत्था पकड़ते हैं हैंडल, तो हैंडल और कब्जे के बीच की दूरी अधिक रखी जाती है जिससे कि आसानी से खुल जाए। आसानी से खुलेगा, बल आघूर्ण बढ़ाना है तो बल आघूर्ण अधिक रखने के लिए बल आघूर्ण डिपेंड कर रहा है दो राशियों पर। तो कब्जे की दूरी अगर हम बढ़ा देंगे तो बल आघूर्ण अधिक हो जाएगा, बल आघूर्ण अधिक हो जाएगा, आसानी से खुलेगा। बल कम लगाना होगा क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है, टॉ के। आर बढ़ा देंगे तो एफ की वैल्यू कम रखनी होगी, इनका गुणनफल हमें काफी मिल जाएगा। मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन इंटू दूरी का मीटर, या इसी को कह सकते हैं हम जूल। और बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, सदिश, सदिश क्वांटिटी है। इसकी बेमा अगर लिखना चाहें तो बेमा देखेंगे, बल की बेमा लिखेंगे m l t-2, दूरी की l, तो l इंटू l, l स्क्वायर t-2। तो इस प्रकार हमने कुछ टॉपिक इसमें पढ़े और पूरे चैप्टर की थ्योरी हम 3 पार्ट में डालेंगे। वॉल्यूम फर्स्ट आज का हो गया, वॉल्यूम सेकंड कल और वॉल्यूम थर्ड नेक्स्ट डे। इस प्रकार हम इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।